हेलो दोस्तों, हिस्ट्री विद आनंद सर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। झारखंड के इतिहास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग चर्चा करेंगे कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश जो है वो कैसे हुआ। मतलब झारखंड में अंग्रेजों के प्रवेश पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। महत्वपूर्ण तथ्यों को रेखांकित करने का हम लोग प्रयास करेंगे। अब क्या है कि हम लोग पाते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी। व्यापारिक हित उनकी प्राथमिक सूची में थी। किसी भी तरह से अपने व्यापारिक हितों को वो लोग पूरा करना चाहते थे। बंगाल पर नियंत्रण स्थापित करने के पश्चात, बंगाल की दीवानी प्राप्त हो जाने के पश्चात, मतलब 1765 के बाद हम लोग देखते हैं क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी ज़्यादा सक्रिय हो गई। ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़े क्षेत्र को अपने अधीन लाने की रणनीति पर ईस्ट इंडिया कंपनी काम आरंभ कर देती है। और हम लोग पाते हैं कि 1767 में अंग्रेजों का झारखंड में जो है सो प्रवेश होता है, सिंहभूम के रास्ते होता है और सबसे पहले सिंहभूम का क्षेत्र ही ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अधीन लाती है। अंततः पूरे कोल्हान क्षेत्र को जीतने में 10 को लग जाते हैं और एक प्रकार से 1837 ईस्वी में हम लोग पाते हैं कि पूरा का पूरा कोल्हान क्षेत्र जो था, सिंहभूम का पूरा इलाका जो था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आ जाता है। 1760 में ही मिदनापुर को जब ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती है तो 1760 से ही एक प्रकार से सिंहभूम क्षेत्र पर जो है सो उसकी नज़र बनी रही थी कि कैसे सिंहभूम को जो है सो अपने नियंत्रण में लाया जाए। तो कौन कौन सा ऐसा फैक्टर था जो अंग्रेजों को प्रेरित किया सिंहभूम को जीतने का और अंततः पूरे झारखंड को जीतने का। तो कुछ प्रमुख कारकों की हम लोग चर्चा करेंगे। झारखंड में प्रवेश के पीछे के कुछ फैक्टर को जो है सो हम लोग देखेंगे। तो पहला अगर कारक हम लोग देखते हैं तो यही पाते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए चूंकि व्यापार प्राथमिकता में थी, तो हम लोग पाते हैं क्या कि झारखंड में भी उनका जो प्रवेश हुआ तो उसके मूल में व्यापार ही जो है सो मुख्य रूप से था, है ना। मैंने व्यापारिक हित, व्यापारिक जो है सो महत्व को ध्यान में रखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है सो झारखंड में प्रवेश हुआ। तो फर्स्ट फैक्टर के रूप में हम लोग कह सकते हैं क्या कि एक नया और सुरक्षित व्यापारिक मार्ग की आवश्यकता के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी का झारखंड में जो है सो प्रवेश होता है ना। हम लोग पाते हैं कि जब बंगाल पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो झारखंड के रास्ते बनारस तक जो है सो पहुंचना, है ना, मतलब मिदनापुर से बनारस जाने का जो रास्ता है, तो झारखंड से होकर जाने वाला यह रास्ता जो है वो ज़्यादा सहज हो सकता था बनिस्पत दूसरे मार्गों के। हम लोग पाते हैं क्या, यही वजह है कि 1760 से ही झारखंड के रास्ते बनारस तक पहुंचने का जो है सो प्रयास आरंभ कर दिया गया था। नए मार्ग को खोजने का प्रयास जो है सो आरंभ कर दिया गया था। और हम लोग देखते हैं कि 1763 में, है ना, दिसंबर 1763 में मीर कासिम को, है ना, खोजने के दौरान उसके विरुद्ध जो सैन्य अभियान चलाया गया था, तो उल्लेख मिलता है कि मेजर एडम्स के नेतृत्व में एक सैन्य दल जो था वो झारखंड होकर गुजरा था। ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि 1766 में पाते हैं क्या कि बंगाल इंजीनियर्स का एक डुग्लोस नाम का जो है सो एक इंजीनियर था, है ना। तो ये डुग्लोस जो है उसको झारखंड से होकर आने जाने वाले रास्ते का पता लगाने के लिए भेजा गया था। ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि अंग्रेजों का जो झारखंड में प्रवेश हुआ उसके पीछे का जो फैक्टर था, तो पहला फैक्टर आप ध्यान में रखिएगा कि एक नया और सुरक्षित व्यापारिक मार्ग की आवश्यकता कंपनी को थी, ताकि व्यापारिक विस्तार जो है सो उनका सुनिश्चित हो सके और एक नया सुरक्षित मार्ग जो है सो उनको मिल सके। और यह जो जरूरत था वो झारखंड पूरा कर सकता था। या तो झारखंड के क्षेत्रीय राजाओं के साथ संबंध
के आधार पर यह जरूरत पूरा हो सकता था, है ना, उस संबंध के ग्राउंड पर जो है सो ये जरूरत पूरा हो सकता था, या इन राजाओं को पराजित करके उनको अपने नियंत्रण में ला करके यह जरूरत पूरा हो सकता था, है ना, क्योंकि मिदनापुर से बनारस के बीच का रास्ता जो झारखंड से होकर जाता था वो ज्यादा सहज था और इस रास्ते पर नियंत्रण उनकी प्राथमिकता सूची में थी, तो इसलिए झारखंड में उनका प्रवेश हुआ, यह पहला फैक्टर। फिर हम लोग देखते हैं क्या कि बहुत सारे ऐसे विद्रोही जमींदार लोग थे, जैसे बिहार का जो इलाका है, जैसे हम लोग देखते हैं कि लखीसराय है बेगूसराय है, मुंगेर का जो इलाका आप देख रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा जो ये इलाका आप देख रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे जमींदार लोग थे, है ना, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट में विद्रोह किया था। बहुत सारे ऐसे भी जमींदार थे जिनकी जमींदारी छीन ली गई थी, सूर्यास्त कानून के अंतर्गत जो है सो उनकी जमींदारी उनके हाथों से जो है सो चली गई थी, उन्होंने विद्रोह भी किया था। तो बहुत सारे जमींदारों की शरण स्थली जो है सो वो झारखंड बन गया था, ठीक है, और इन विद्रोही जमींदारों को सबक सिखाने के लिए झारखंड पर नियंत्रण आवश्यक था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो यह एक दूसरा फैक्टर था कि चूंकि झारखंड जो है सो विद्रोही जमींदारों की शरण स्थली बन गया था, इसलिए झारखंड को जीतना आवश्यक समझा गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। हम लोगों को उल्लेख मिलता है कि उस समय बिहार के जो तत्कालीन जो राजस्व कमिश्नर थे, जिनका नाम ध्यान में रखिएगा, टॉमस रमबोल्ड, तो ये टॉमस रमबोल्ड ने जो है बंगाल के गवर्नर हेनरी बेरेलस्ट, है ना, हेनरी बेरेलस्ट को एक लेटर लिखा था, एक चिट्ठी लिखा था, और उसमें इस समस्या का जो है सो उल्लेख किया था। मतलब जमींदार लोग जो शरण लिए हुए थे झारखंड में, इस प्रॉब्लम को जो है सो उस लेटर में डिस्कस किया गया था, है ना, और सुझाव दिया गया था कि कंपनी को जो है सो पलामू के किले पर जो है सो अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहिए, ताकि विद्रोही जमींदारों के विरुद्ध जो है सो एक्शन लेने में सुविधा हो सके, है ना। तो यह दूसरा फैक्टर आपको ध्यान में रखना है। मतलब झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश जो है सो क्यों हुआ, कौन कौन सा फैक्टर इसके पीछे था। तो पहला तो व्यापार वाला फैक्टर आप ध्यान में रखिएगा, है ना, और दूसरा विद्रोही जमींदारों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से भी जो है सो झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ, क्योंकि झारखंड बहुत सारे जमींदारों की, विद्रोही जमींदारों की शरण स्थली जो है सो बन गया था, ठीक है। फिर तीसरे फैक्टर की अगर हम लोग चर्चा करें तो हम लोग पाते हैं क्या कि बंगाल पर बार बार मराठों का भी जो है सो आक्रमण हो रहा था, और ये मराठे पलामू के रास्ते जो है सो झारखंड में जो है सो प्रवेश करते थे, है ना। तो हम लोग पाते हैं कि द्वैध शासन के अंतर्गत, है ना, जो उप गवर्नर बनाया गया था सिताब राय को, है ना, तो सिताब राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सुझाव दिया था कि मराठों के लगातार हो रहे आक्रमण से बंगाल को अगर प्रोटेक्ट करना है तो पलामू के किले पर ईस्ट इंडिया कंपनी अपना नियंत्रण स्थापित करे, ताकि किसी भी संभावित मराठा आक्रमण को जो है सो इसी स्थान पर जो है सो रोका जा सके, है ना। तो सिताब राय ने भी जो है सो ईस्ट इंडिया कंपनी को इस हेतु सुझाव दिया था, ठीक है। अब हम लोग पाते हैं क्या कि 1765 में, है ना, शाह आलम द्वितीय के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से जो संधि होता है, और उस संधि के परिणाम स्वरूप बंगाल की दीवानी जो है सो ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी जाती है ना। और 1766 में ही हम लोग पाते हैं क्या कि कंपनी द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि सिंहभूम के राजा को जो है सो अपनी अधीनता में जो है सो लाया जाए, है ना, अगर बल प्रयोग करना पड़े तो बल प्रयोग किया जाए। ऐसा 1766 में ही हम लोग पाते हैं क्या कि कंपनी के द्वारा डिसाइड किया जाता है। मतलब दीवानी प्राप्त होने के 1 साल के अंदर ही कंपनी ये डिसाइड कर लेती है कि सिंहभूम का इलाका जो है सो हम लोगों को जीतना है ना। अब क्यों डिसाइड करती है तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पीछे भी व्यापारिक हित ही था। अब ये जो पूरा सिंहभूम का जो क्षेत्र था, तो हम लोग पाते हैं कि पोराहाट में सिंहवंशी राजाओं का शासन था, है ना। फिर हम लोग ढालभूम क्षेत्र में ढाल राजाओं को शासन करते हुए देखते हैं। फिर कोल्हान के एक बड़े हिस्से में हम लोग हु देशम को देखते हैं। मतलब कोल लोगों का जो है सो अपना स्वायत्त व्यवस्था थी, है ना। एक स्वायत्त व्यवस्था के अंतर्गत जो है सो कोल लोग अपना शासन खुद ही चला रहे थे, और किसी भी शासन को उन्होंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था। तो इन तीनों को जो है सो मुख्य रूप से जो है
पराजित करती है ईस्ट इंडिया कंपनी और पूरे सिंहभूम क्षेत्र को जो है सो अपने नियंत्रण में लाती है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्या कि 1767 में है ना ढाल राज्य के विरुद्ध जो है सो अभियान किया जाता है। ठीक है, हम लोगों को उल्लेख मिलता है कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सेनापति था जिसका नाम आप ध्यान में रखिएगा। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था फर्ग्यूसन, है ना, मेजर जो फर्ग्यूसन था। तो हम लोग पाते हैं कि 1767 में इसी फर्ग्यूसन के नेतृत्व में हम लोग पाते हैं कि ढाल राज्य पर जो है सो आक्रमण किया जाता है ना। और ये फर्ग्यूसन के द्वारा बहुत सारे क्षेत्रों को जो है सो जीत लिया जाता है ना। ये ध्यान रखिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ये पहला सेनापति था या ऐसा पहला नेतृत्व करता था फर्ग्यूसन ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिसने सबसे पहले झारखंड के किसी क्षेत्र पर अपनी जीत दर्ज की, है ना। ये क्वेश्चन के रूप में आ सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, मेजर फर्ग्यूसन। तो इसने 1767 में क्या किया कि बहुत सारे क्षेत्र जैसे झाड़ग्राम पर इसने नियंत्रण स्थापित किया, रामगढ़ पर इसने नियंत्रण स्थापित किया, लालगढ़ पर इसने नियंत्रण स्थापित किया, जामबनी, सिल्दा आदि क्षेत्रों को जो है सो ये जीता। और कहा जाता है कि जो ढालभूम का राजा था उसका नाम तो हम लोगों को नहीं मिलता है कि क्या नाम था ढालभूम के उस राजा को, उस राजा का जिसको फर्ग्यूसन ने जो है सो पराजित किया था। हम लोगों को इतना ही उल्लेख मिलता है कि जब जामबनी पर जो है सो फर्ग्यूसन अपना नियंत्रण स्थापित करता है तो ढाल राजा जो है सो अपने महल को जहां वो रह रहा था अपनी संपत्ति के साथ उसको जला देता है और वहां से जो है सो वो भाग जाता है। ठीक है, और कहा जाता है कि फर्ग्यूसन उस जल रहे महल पर जो है सो अपना नियंत्रण स्थापित करता है। ठीक है, फिर मैंने घाटशिला का जो क्षेत्र है ना, घाटशिला का जो क्षेत्र है वही क्षेत्र जो है सो ढाल राजाओं का जो है सो मुख्य क्षेत्र था। तो घाटशिला क्षेत्र में ही जो है सो ढाल राजा जो है सो रहा करता था और घाटशिला के जलते हुए महल पर फर्ग्यूसन अपना नियंत्रण स्थापित करता है। और कहा जाता है कि फर्ग्यूसन के द्वारा क्या किया जाता है कि 22 मार्च 1767, इस तिथि को याद रखिएगा, 22 मार्च 1767 को वह जो है सो घाटशिला पर अपना कब्जा करता है ना। मतलब कि ढाल जो राज्य था तो ढाल राज्य पर जो है सो अपना नियंत्रण स्थापित करता है। और ढालभूम का जो राजा था, ढाल राज्य का जो राजा था, तो उसका नाम तो बताएं हम कि नहीं पता कि क्या कौन सा नाम था उसका, लेकिन उसका जो भतीजा था उसका नाम था जगन्नाथ ढाल। तो कहा जाता है कि फर्ग्यूसन जगन्नाथ ढाल को जो है सो ढाल राज्य का राजा घोषित करता है ना। और उसको जो है सो टैक्स देने के लिए बाध्य करता है। टैक्स जो है फिक्स किया जाता है जो 5,500 रुपया होता है कि भाई जगन्नाथ ढाल को 5,500 रुपया जो है सो हर साल ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होगा, है ना। तो दबाव में तो जगन्नाथ ढाल जो है सो देना स्वीकार कर लेता है ना, लेकिन वो खुद जानता था कि इतनी बड़ी राशि जो है वो देने में असमर्थ है ना। तो माना जाता है कि जब वो राशि देने में आनाकानी करने लगता है तो जगन्नाथ ढाल को जो है सो हटाकर नीबू ढाल को जो है सो ईस्ट इंडिया कंपनी राजा बना देती है ना। ढाल राज्य का राजा नीबू ढाल को जो है सो बना देती है ना। नीबू ढाल से भी जो है सो एक समझौता जो है सो वो करती है और इसी के अगेंस्ट में जगन्नाथ ढाल जो है सो विद्रोह कर देता है ना, जिसको इतिहास में हम लोग ढाल विद्रोह के नाम से जो है सो जानते हैं। ठीक है, यह विद्रोह जो है ढाल विद्रोह जो है वो 1767 से लेकर एक प्रकार से 1777 तक जो है सो चलता है। और 1777 में हम लोग पाते हैं कि जगन्नाथ ढाल को फिर दोबारा जो है सो ईस्ट इंडिया कंपनी जब राजा बनाती है तो यह विद्रोह जो है सो शांत होता है ना। लेकिन इन सब से हम लोग पाते हैं कि ढाल राज्य में एक अस्त व्यस्तता की स्थिति रहती है और करीब करीब 1800 ईस्वी तक जो है सो ये अस्त व्यस्तता चलती रहती है। और अंततः जो है सो लगान एक फिक्स किया जाता है, वो 4267 रुपया सालाना होता है ना। और हम लोग पाते हैं कि करीब करीब 1800 ईस्वी तक एक प्रकार से ढाल राज्य पर पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी अपना नियंत्रण स्थापित कर लेती है ना। अब सिंहभूम क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण जो राज्य था वो था पोरहाट का राज्य। सिंहवंशी राजाओं का जो है सो ये राज्य था, है ना। और हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि पोरहाट का राजा जो जगन्नाथ सिंह चतुर्थ था, तो जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के समय जो है सो एक अराजकता की स्थिति व्याप्त हो गई थी। और हम लोग पाते हैं कि 1767 में ही पोरहाट का जो ये राजा जगन्नाथ सिंह चतुर्थ जो था, तो
फैमिली में कुछ जो है सो डिस्प्यूट हुआ था, कुछ जो है सो विवाद हुआ था, और कहा जाता है कि अपने चचेरे भाई शिवनाथ सिंह के विरुद्ध, है ना, जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने अपने चचेरे भाई शिवनाथ सिंह के विरुद्ध अंग्रेजों से जो है सो सहायता मांगी थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी अन्य दूसरे फैक्टर के कारण, है ना, उसकी कोई सहायता जो है सो नहीं की थी, है ना। अब हम लोग पाते हैं क्या कि पोरहाट राज्य में एक प्रकार से देखा जाए तो जगन्नाथ सिंह जो चतुर्थ था, तो उसी के समय हम लोग पाते हैं कि किसी राज्य में, है ना, अंग्रेज की किसी राज्य के द्वारा जो है सो वो ब्रिटिश समर्थन पाने का जो है सो प्रयास किया जाता है ना। इसको ऐसे समझिएगा कि पहली बार पोरहाट राज्य में ही, है ना, मतलब कि राजा के पहल पर, है ना, ब्रिटिश हस्तक्षेप जो है वो आमंत्रित किया जाता है, ऐसा कहिए आप, है ना। अब हम लोग पाते हैं क्या कि 1773 में, है ना, 1773 में उस समय वारेन हेस्टिंग्स जो थे वो गवर्नर जनरल थे, तो 1773 में हम लोग पाते हैं क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है सो पोरहाट राज्य में हस्तक्षेप करना पड़ता है। कुछ व्यापारिक जो है सो हित था इसके पीछे। क्या हित था, तो हम लोग पाते हैं, उल्लेख मिलता है हम लोगों को कि बहुत सारे ऐसे नमक के जो व्यापारी थे, तो नमक के व्यापारी लोग जो थे ये मिदनापुर से नमक न खरीद करके उड़ीसा क्षेत्र से जो है सो नमक खरीद लेते थे, और ये उड़ीसा का ये जो क्षेत्र था, है ना, कटक संभलपुर वगैरह का जो इलाका था, ये मराठों के जो है सो अधीन था, और यहाँ से जो है सो नमक खरीद लेते थे कुछ नमक के व्यापारी, और झारखंड के रास्ते जो है सो वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाते थे, और पोरहाट का जो राजा था तो वह इन नमक के व्यापारियों को जो है सो संरक्षण देता था, है ना, उनको अपने यहाँ जो है सो संरक्षण देता था, सुविधाएं जो है सो मुहैया कराया जाता था। तो ये मिदनापुर के ईस्ट इंडिया कंपनी में, चूंकि मिदनापुर में ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है सो ये चीज मंजूर नहीं था, है ना, क्योंकि व्यापारिक घाटा जो है सो उनको हो रहा था, और उस जमाने में नमक का जो व्यापार था वो काफी लाभ का जो है सो व्यापार था। ठीक है, तो हम लोग को उल्लेख मिलता है क्या कि चूंकि मराठों से एक प्रकार से नमक खरीदते थे, तो इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रॉब्लम था, है ना, और सिंहभूम होकर जो है सो वो लोग पार कर लेते थे। तो कंपनी ने अपने एक अधिकारी, जिसका नाम ध्यान में रखिएगा, कैप्टन फोर्बिस, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने एक सैन्य अधिकारी कैप्टन फोर्बिस को पोरहाट के राजा के पास भेजा एक समझौता करने के लिए, है ना, और पोरहाट के राजा पर कई प्रकार से दबाव बनाया जाता है फोर्बिस के द्वारा, और उसको समझौता करने के लिए बाध्य कर दिया जाता है। समझौता में क्या रहता है कि पोरहाट का जो राजा है वो कंपनी क्षेत्र के किसी भी किसान या व्यापारी को अपने यहाँ जो है सो शरण नहीं देगा, इस प्रकार का समझौता किया जाता है ना। फिर हम लोग पाते हैं कि 1818 में जो तृतीय आंग्ल मराठा जो युद्ध होता है उसमें मराठे पराजित हो जाते हैं, और मराठे जब पराजित हो जाते हैं तो कटक और संभलपुर पर जो है सो ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण स्थापित हो जाता है ना। अब कटक और संभलपुर पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण स्थापित हो जाता है तो पूरे पोरहाट राज्य को जो है सो अपने अधीन लाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी व्याकुल हो जाती है ना, क्योंकि बनारस से कटक के बीच सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए जो मार्ग उनको चाहिए था, जो सहज मार्ग था, वो झारखंड और पोरहाट के रास्ते से होकर के जाता था। तो अब हम लोग पाते हैं क्या कि कटक और संभलपुर पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण स्थापित हो गया तो पोरहाट के राजा को और एक संधि के लिए बाध्य किया गया, है ना। अब क्या हुआ, तो हम लोग पाते हैं कि कटक और संभलपुर जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया, है ना, तो 1 फरवरी 1820, इस तिथि को ध्यान रखिएगा, 1 फरवरी 1820 को कैप्टन रसेल, है ना, कैप्टन रसेल को पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह के पास जो है सो भेजा जाता है, और इसी तिथि को घनश्याम सिंह के साथ कैप्टन रसेल जो है सो एक संरक्षण संधि करता क्या है, बाध्य किया जाता है, उसको संरक्षण संधि करने के लिए बाध्य किया जाता है ना। अब घनश्याम जो सिंह था, पोरहाट का जो राजा था, वो 1 फरवरी 1820 को कैप्टन रसेल के साथ जो है सो एक संरक्षण संधि
करता है और लगान भी जो है सो उसको देना स्वीकार करता है। ये जो संधि करता है घनश्याम सिंह, तो इसके पीछे कुछ फैक्टर था, है ना। फैक्टर क्या था, तो घनश्याम सिंह अपना लाभ को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का संधि करता है ना, कि संरक्षण संधि हम अगर कर लेते हैं तो हम बहुत सारा हमारा काम जो है वो अंग्रेजों की सहायता से जो है सो बन जाएगा। क्या काम बन जाएगा, तो पहला तो ये चाहता था कि सरायकेला और खरसावां के राज्य पर अपनी संप्रभुता वो स्थापित करना चाहता था। तो ये संधि जो वो किया तो ये सोच करके किया कि खरसावां सरायकेला पर जो है सो अपनी संप्रभुता अंग्रेजों की मदद से जो है सो स्थापित कर पाएगा। दूसरा इसके पीछे जो फैक्टर था वो हो लड़ाकों का दमन था, है ना। घनश्याम सिंह सोचा कि अंग्रेजों की सहायता से हो लड़ाकों का, है ना, जो हो देशम क्षेत्र जो था, तो बार बार पोरहाट राज्य पर जो है सो हो लोगों का, कोल लोगों का, हो देशम के लोगों का जो है सो आक्रमण होता था, लूटपाट एक सामान्य बात बन गई थी। तो घनश्याम सिंह सोचा कि भाई अंग्रेजों की सहायता से इन कोलों का, इन हो लड़ाकों का जो है सो दमन मेरे लिए आसान हो जाएगा। और तीसरा जो फैक्टर था वो ये था कि सरायकेला का जो राजा था तो उसके पास जो है पोरहाट की कुल देवी की एक मूर्ति थी, है ना, जिसको हम लोग पौरा देवी की जो है सो मूर्ति कहते हैं, है ना। तो पोरहाट के राजा घनश्याम सिंह को ऐसा लगा कि अंग्रेजों की सहायता से अपनी कुल देवी पौरा देवी की जो है सो मूर्ति वो सरायकेला से प्राप्त कर सकेगा। वास्तव में क्या था कि पोरहाट राज्य की जो कुल देवी थी उसको पौरी देवी जो है सो कहा जाता था, है ना। अब क्या है कि यह मूर्ति जो है सो किसी के द्वारा चुरा लिया गया था पोरहाट से, और सरायकेला के राजा अभिराम सिंह ने जो है सो उस मूर्ति को खरीद लिया था। ठीक है, पोरहाट का राजा ऐसा समझता था कि इसी वजह से जो है सो वह निःसंतान है ना। तो जब संधि हो गया तो मेजर गिलबर्ट, याद रखिएगा, मेजर गिलबर्ट को जो है सो भेजा गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, है ना। और उसने सरायकेला के उस समय के राजा अजम्भर सिंह, है ना, अजम्भर सिंह को जो है सो मूर्ति वापस लौटाने के लिए जो है सो बाध्य किया, है ना। और मेजर गिलबर्ट की सहायता से घनश्याम सिंह जो है वो अपनी मूर्ति, अपनी कुल देवी की जो मूर्ति थी पौरी देवी, उसको प्राप्त करने में जो है सो वो सफल हो जाता है। इतना ही नहीं, 1821 में हम लोग पाते हैं क्या कि हो लड़ाकों के दमन में भी जो है सो अंग्रेजों की सहायता प्राप्त करने में पोरहाट का राजा जो है वो सफल हो जाता है। इसलिए 1 फरवरी 1820 को जो ये संधि हुआ था ये एक इम्पॉर्टेंट संधि है, तो इस तिथि को ध्यान में रखिएगा आप। और किनके बीच हुआ था, पोरहाट के किस राजा के साथ हुआ था, तो याद रखिएगा घनश्याम सिंह के साथ हुआ था। और ब्रिटिश कैप्टन कौन था, तो कैप्टन रसेल था, है ना। इसको आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या कि कैसे हो देशम, है ना, जो कोल्हान जो क्षेत्र था उस पर कैसे नियंत्रण स्थापित, ढाल राज्य पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, और पोरहाट राज्य पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। अब हो राज्य को कैसे जीता, पलामू को कैसे जीता, है ना, रामगढ़ को कैसे जीता, इन सब चीजों को जो है सो हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।